टोनी रॉबिन्स की एक बुक है मनी मास्टरी। उसमें उसने लिखा हुआ था कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त आता है, वो दैट इज़ थ्रू वेल्थ बनाने का, दैट इज़ थ्रू डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। अगर आपके सामने अगर ऐसे कुछ आता है मौका, तो आप पहले हाँ करो। Hi guys and welcome back to the Preetham's podcast powered by Desi Crypto and Quill Audits. Today we have entrepreneur investor Sai Purna sir. मेजरली हमने उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने की कोशिश की है. आपने रिकैप में थोड़ा देख लिया होगा. हमने वेब3 की भी बातें की हैं पर मेजरली हमने उनके एक्सपीरियंसेस की ज़्यादा बातें की हैं इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में, सो दैट यू कैन गाइज लर्न समथिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस इन बिजनेस और वेब3. सो बिना किसी डिले के लेट्स लिसन द पॉडकास्ट. Hello and welcome to the Preetham's podcast powered by Desi Crypto. Sai Purna sir, aka Crypto Vin Diesel sir. So सबसे पहले तो जैसा मैंने नाम लिया है आपका क्रिप्टो विन डीजल, ये इसके पीछे की क्या स्टोरी है सर? स्टोरी कुछ नहीं है, एक स्टार्टअप था मूविंग करके। मूविंग तो उन्होंने, उनके लिए मैं कुछ बिट्स वगैरह लिखता था, तो फिर उन्होंने मुझे वो नाम दिया था क्रिप्टो विन डीजल। तो उन्होंने जरूर कुछ देखा होगा कि ये क्रिप्टो की नॉलेज रखता है. मेरे बाल तो है नहीं। ओके. हाँ, तो मैं बाल शेव करता हूँ और फिर बॉडी बनाता रहता हूँ, बाइसेप बनाता रहता हूँ। और अब ध्यान से जबरदस्ती देखोगे तो लगेगा क्रिप्टो विंडीज। लेकिन उन्होंने ये भी चेक किया होगा कि आपको वेब3 और क्रिप्टो की नॉलेज है, जब भी उन्होंने क्रिप्टो विन डीजल बोला. क्रिप्टो की नॉलेज कभी खत्म ही नहीं होती यार, डेली सीखने को मिलता है, डेली सीखता रहता हूँ, डेली कुछ नया आता रहता है। तो नॉलेज तो एक्सपर्ट्स तो नहीं बोल सकते ना, तो सीख रहे हैं, मजा आता है। तो अभी सर अभी तो आप ट्रैवल करके आ रहे हो, तो अभी तो जल्दी जल्दी आने के लिए थैंक यू. इतनी जल्दी हमने पर सर एकदम ही जयपुर से आए, अपने अपने घर में गए, जल्दी से खा पी के यहाँ पे आए जल्दी से, तो उसके लिए थैंक यू. तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मैक्सिमम लोगों को पता है, फिर भी जिनको नहीं पता है आप उनके लिए छोटा सा आप इंट्रो दे दो. मेरी कोई खास इंट्रो नहीं है। इंट्रो तो यही है कि मैंने बिटकॉइन कैफ़े शुरू किया था 2017 में, 17-18 में। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे हम लोग बिटकॉइन के बारे में प्रमोट करते थे, और बुक्स, मैनुअल्स, वीडियोस ऐसे कुछ था। फिर हम लोग वो चार्ट्स भी थे मॉनिटर्स पे, बिटकॉइन के क्या प्राइसेस चल रहे थे, वहाँ से शुरू हुआ था। वहाँ पे हम लोगों को अवेयरनेस लेके आते थे कि बिटकॉइन ले लो, और हमारा मकसद ही ये था कि इंडिया में ये फैलाएं कि मैक्सिमम बिटकॉइन शुड बी हेल्ड बाय इंडियंस करके। वहाँ से शुरू किया था। फिर उसको भी हम लोग ने मेटावी कैफ़े कर दिया था, जहाँ पे हम लोग मीटअप्स वगैरह कराते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ वेब3 स्टार्टअप्स आए, कोवर्किंग स्पेस है वहाँ पे, मीटअप्स हो, नेटवर्किंग हो, तो एक अच्छा सा पॉजिटिव वाइब्स हो, उस वजह से हमने ये किया था। सो पहले इसका नाम था बिटकॉइन कैफे. हाँ, और फिर मैं साथों साथ कुछ वेबिनार्स वगैरह भी करने लग गया था। फिर छोटी सी कम्युनिटी बन गई लॉकडाउन वगैरह में। खाली बैठ नहीं सकता मैं, तो कुछ करना है। लॉकडाउन में भी यही करता था। तो आपने मेटा कैफे इसको चेंज कर दिया, उसका नाम मेटा वी कैफे. तो ये पहले तो ऑब्वियसली पहले आप वेब3 एंड बिटकॉइन से आप इंट्रोड्यूस हुए होगे, जब भी आपको ये आइडिया आया. मैं वेब बिटकॉइन से इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में, और उस टाइम कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलता नहीं था, तो हमने बहुत कुछ गंवाया भी है। और अच्छे एक्सचेंजेस वगैरह भी नहीं होते थे। जेब पे होता था, पर हमने जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया था उनके एक्सचेंज वगैरह से लेते थे, और ऐसे ही चलता था। तो 2015 में घुस गया था। कॉन्फिडेंस तो तब आया था जब मैंने टोनवेज से मिला था सिंगापुर में, और एक कॉन्फ्रेंस में मिला था। किसी भी चीज़ में ना मैं ऊपर ऊपर से नहीं जानता, मैं अंदर घुस जाता हूँ। और टेक्नोलॉजी है तो आपको घुसना चाहिए, और डिसरप्टिव है तो एकदम घुस जाना चाहिए। बाद में सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। टेक्नोलॉजी को तो कोई रोक नहीं सकता, ना रुका है, भले किसी न किसी फॉर्म में। आज देखोगे आप बिटकॉइन के बाद भी कितने फॉर्म ले चुके हैं, लेयर वंस, लेयर टूज, एनएफटी, मेटावर्स। डेफिनेशन ही चेंज होते जा रहे हैं, वो भी कंटिन्यूस ऐसा कंटिन्यूसली। ये तो टेक्नोलॉजी का यही एडवांटेज है। तो इसलिए मैं घुस गया, कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ पे टोनवेज से मिला। टोनवेज से जब कॉन्फ्रेंस ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, कम लोग थे, तो फिर अच्छी तरह से बात हुई। फिर उसने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था, फिर कॉन्फिडेंस आ गया। तो आपने मैंने सुना है कि आपने ये चीज़ सुनी थी, आई थिंक एक बुक में या फिर पढ़ी थी,
कि नई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, आई थिंक आपने एक इंटरव्यू में इसके बारे में बात किया था, या टोनी रॉबिन्स की एक बुक है मनी मास्टरी, उसमें उसने लिखा हुआ था कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त आता है, वो दैट इज़ थ्रू वेल्थ बनाने का, दैट इज़ थ्रू डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। अगर आपके सामने अगर ऐसे कुछ आता है मौका, तो आप पहले हाँ करो। और टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं है कि सिर्फ ब्लॉकचेन है, रोबोटिक्स हो गया, डेटा मतलब IoT हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब वेयरेबल्स हो गए हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी का तो अंत ही नहीं। और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में अगर आप पहले कूद जाते हो तो आप पुराने देख लो, शुरू से भी जिन लोगों ने कंप्यूटर से लेके हार्डवेयर से लेके फेसबुक अमेजोन वगैरह जिससे भी लिया, .com वगैरह, सब ने वेल्थ बनाया। तो आपको पहला होकर घुसना चाहिए। और आपको शुरू में समझ में नहीं आएगा, उसमें ये ऐसा भी लिखा था कि उस बुक के उस पेजेस को तो मैंने मार्क करके रखा हुआ है एकदम। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपको शुरू में समझ में भी नहीं आएगा तो आपको घुस जाओ, समझ। हाँ, जब तक आप अपने पैसे नहीं लगाओगे, भले थोड़ा सा भी, तो आप उसको टालते रहोगे कि बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये नोट कर लेना है, इस चीज को एक तरीके से दिमाग में रख लेना प्लीज। तो थोड़ा पैसे लगा दो, पैसे लगाने के बाद है कि छोटे स्टेप्स ले लो, तो उसके बाद आपको फिर इंटरेस्ट जगेगा, फिर आपको सीखने की इच्छा करेगी, फिर आपको आपके कान खड़े हो जाएंगे। अगर कोई बात भी कर रहा तो आपके कान खड़े हो, फिर इन्वॉल्व होते रहोगे आप, फिर होते रहो होते रहो होते रहो होते रहो। फिर किसी न किसी दिन प्रीतम के यहाँ पे आपको पॉडकास्ट के लिए बुला लिया। That's my pleasure. Okay, so एज ऑल नो कि आप इन्वेस्ट भी करते हो, तो पहले तो ऑब्वियसली एज ट्रेडर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की होगी, तो आपने ऑब्वियसली, मुझे लग रहा है कि आपने सीखने के लिए स्टार्टिंग में इन्वेस्टिंग शुरू की होगी क्रिप्टो करेंसीज में। तो उसकी क्या जर्नी थी, कब से आपने सोचा कि यार इसमें पैसे लगाने, या फिर किसी से आपने सुना कि, या फिर ऐसा था कि एक्सप्लोर करना है, तो क्या थी उसके पीछे की क्या स्टोरी थी, वो सिनेरियो क्या था? एक तो ना मैं ना तंग आ चुका था ये इकोनॉमिकल, जो अभी फियाट करेंसी की इकोनॉमी जो चल रही है ना। हाँ। हम बहुत मेहनत करते हैं, है ना, ईमानदारी से, और शायद टैक्स पेयर्स की ज़्यादा वैल्यू नहीं है किसी भी सरकार के उस पर। और हर डिपार्टमेंट वाले या सबको ऐसा लगता है कि लोग बहुत कमा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, पर उनको वो स्ट्रेस नहीं पता है कि यार कितना भागना पड़ता है और एक बिजनेस को मेंटेन करने के लिए उसके खर्चे। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में हो तो आपको पूरे वर्ल्ड से compete करना पड़ता है ना, स्टैंडर्ड्स में, प्राइसिंग में। और इट्स लाइक आपको हरदम अपने टोज पे रहना पड़ता है, घुटने। इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ मैं, इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ मैं, हर कंट्री, हर जगह, सिर्फ अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए। क्या डिज़ाइंस आ रहे हैं, जैसे मेरे वो मोजाइक्स वोजाइक्स का है, और टाइल्स वगैरह का है, नेचुरल स्टोन्स का, एक्सपोर्ट्स का है, तो हर एग्जीबिशन में जाना पड़ता है। पर मैं देखता हूँ यार हम compete नहीं कर पा रहे, हम वही जुगाड़ वाले सिस्टम में चल रहे हैं, वही ना मशीन्स अपग्रेड हो रहे हैं, है ना। तो इससे अब चलो ठीक है, मोदी जी आने के बाद थोड़ा चेंज हुआ, और उसके अलावा भी इकोनॉमी को ना समझना बहुत मुश्किल से लग रहा था कि आप मेहनत कर रहे हो, पैसे आपके हाथ से निकलता जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है, टैक्सेस तो बढ़ते जाते हैं, और दो और बढ़ते जाते हैं। और ये सब ऐसा लगता था कि कई बार फ्रस्ट्रेटिंग सा लगता था। आप मेहनत कर रहे हो, आपकी एनर्जी की जो है ना, सही डायरेक्शन में उसका वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, मतलब आपकी पूरी पोटेंशियल, आपकी कैपेबिलिटीज वगैरह जो है वो सब जा रहा था ये इकोनॉमी को समझने में, पैसे बचाने में, और बहुत सारी चीज़ें, पॉलिसीज जो बार बार चेंजेस होते रहते हैं उनको समझने में, और डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाने में, विच इज़ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स। मुझे तो सिर्फ बेचने के लिए भेज दो या बिजनेस को एक्सपैंड करने, दैट्स माई मोटिव एक्चुअली। और वही होना भी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए, वही मज़ा आता है उसको। और हम लोग रिस्क भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। एंटरप्रेन्योर अगर रिस्क लेता है तो जॉब क्रिएट होता है ना। तो इस सब देख के मुझे फिर जब थैंक्स टू वेब3 में आने के बाद तो एक्चुअली समझ में आया, बाय गॉड, कि हमें बचपन में क्यों नहीं सिखाया जाता था फाइनेंशियल प्लानिंग। बचपन में किसी ने नहीं बताया क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरी चीज़, सोसाइटी में ना ट्रस्ट की बहुत बड़ी कमी है। इन व्हाट सेंस ट्रस्ट? इन ट्रस्ट, आप जिसके साथ काम कर रहे हो वो धोखा दे देता है, हर बंदा एक दूसरे को कस्टमर समझता है, ऐसे ही होता है ना। इससे मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा? आप ये पॉइंट करना चाह रहे थे कोलैबोरेशन नहीं है?
कोलाबरेशंस में हमारा मतलब, आप फॉर एग्जांपल आप किसी स्टाफ को ले लो या आपके सप्लायर्स को ले लो या कहीं पे भी ले लो, बहुत भयंकर हम एक दूसरे पे डाउट करते हैं। ट्रस्ट की मतलब बहुत बड़ी वो है कमी, अभी भी है ना। तो वो ट्रस्ट की कमी है। और फिर कई बार ऐसा लगता था कि मुझे ना पक जाता था, मैं तंग आ जाता था। तो वेब3 आने के बाद मुझे एक्चुअली इकोनॉमी को समझने का मौका मिला, समझने का इंटरेस्ट जागा, क्योंकि बिटकॉइन का एग्जिस्टेंस ही बताता है कि इकोनॉमी में एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्ट कर रहा है इकोनॉमी में, इसमें कितने फ्लॉज हैं। हिस्ट्री ऑफ मनी में जाने लगा, फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखने लगा, तब मुझे समझ में आया कि ये, फिर रे डालियो का एक वो है वेबसाइट economicprinciples.org, सबको देखना चाहिए कि सरकार के पास कितने ऑप्शंस हैं एक देश को चलाने के, इकोनॉमी को चलाने का। अगर उसको देखोगे फिर आपको लगता है कि आप तो सिर्फ कठपुतली हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है, और आप पैसे इसलिए गवाते हो, चीज़ें आपके बस के बाहर हैं, और आप गलतियां इसलिए करते हो इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेके क्योंकि आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है उस चीज़ को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो लोग आपको बताते हैं वो भी आपको सही नहीं बताते, वो आपको एज ए सेल्स पिच के लिए बताते हैं। तो ऐसे हर जगह से आपको डाउट डाउट सा लगता है, मतलब स्कैटर्ड सा इंफॉर्मेशन है, ट्रस्ट नहीं है, कैसे वेल्थ बनाए समझ नहीं आ रहा है। आप गलत काम कर नहीं सकते, आता नहीं है, क्योंकि आप वो एंटरप्रेन्योर नहीं है ना कि आपको शॉर्ट टर्म चाहिए। आपको तो ये है कि आपको बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, एक्सपैंड करना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ाने हैं। वो आपका मोटिव या आपका एक्साइटमेंट वो उसी से आता है। ओके, तो देन आपने तो वेब3 के बाद फिर वेब3 में बिटकॉइन के बाद, बिटकॉइन सुनने के बाद फिर मैंने इकोनॉमी के बहुत सारे बुक्स पढ़े, फिर रियल विजन को फॉलो करने लगा, ऐसे बहुत सारे चैनल्स फॉलो करने लगा, फिर बुक्स पढ़ने लगा, फिर बहुत कुछ फिर समझ में आने लगा कि भैया कि पैसे को बचाना ज़रूरी नहीं है, सेविंग्स करके रखना ज़रूरी नहीं है, आपके पैसे को हरदम इन्वेस्ट करते रहना है, और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और उसको कैसे डाइवर्सिफाई करना ये आपको सीखना ही पड़ेगा। कोई इसका इफ एंड बट नहीं है। मतलब ये आपकी जो भी रोजगार की वो साधन हो, उसके अलावा ये आपके साइड हसल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, और ये तब तक रहेंगे जब तक आप रहते हो जिंदा। अच्छा, एंड उसके बाद आपने पहले तो टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसीज आपने इन्वेस्ट करा। देन कौन सा ये फेज था जब देन यू थॉट कि यार चलो वेब3 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं? कब से आपने वो, उसके पीछे क्या स्टोरी, क्या सिनेरियो क्या था माइंड में? उसके बाद वो मैंने बहुत जल्दी तो नहीं किया था, क्योंकि मैं जब तक थोड़ा समझने की, मैं छोटे छोटे कदम पहले लेता हूँ, है ना, पर लेता रहता हूँ। फिर उसके बाद हमने वेब2 में भी इन्वेस्ट किया, वेब2 में भी इन्वेस्ट करके पहले समझने की कोशिश की कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, क्या गलतियाँ करते हैं हम लोग। फिर जब वो समझ में आया और एक दो स्टार्टअप्स फेल हो गए जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, और कुछ अच्छे कर रहे हैं, अभी भी अच्छे कर रहे हैं। उसके बाद फिर ब्लॉकचेन की ताकत को समझ में आया कि ब्लॉकचेन, फिर मैटिक एक समझ में आया बहुत अच्छी तरीके से। फिर जब धीरे धीरे जब समझ में आया कि ये लेयर 1 वगैरह सब क्या हो रहा है, NFTs हो रहे हैं, बैक इन 18-19 शायद। फिर उसके बाद फिर हमने एक TBC करके है, उसमें इन्वेस्ट किया था, वो अभी नहीं चल रहा। फिर उसके बाद हमने ऐसे करके फिर वहाँ से शुरू हुआ था, ये शायद 2018 से शुरू हुआ था। ओके, तो जैसे कि आप 2018 2017 से इन्वेस्ट करो स्टार्टअप्स में, तो जो अभी वेब3 स्टार्टअप फाउंडर सुन रहा है, तो व्हाट ही नीड टू कीप इन माइंड while pitching in front of especially a web3 investor, कि उसको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है कि ये चीज तो होनी ही चाहिए बॉस, एंड व्हाट डू यू सी, ये दो चीजें आप। जब जब बुल मार्केट था ना, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स ना सिर्फ पिच डेक बना के या थोड़ा मोटा मतलब एक डेक बना के भी रेस कर लेते थे। और अब बहुत मुश्किल है, अब ऐसा नहीं होगा। और अब आपको प्रोग्रेस दिखाना है, और आपको
अब कई बार तो ऐसा भी लगता है कि देखो ये बहुत ही नई इंडस्ट्री है और नई टेक्नोलॉजी है, तो आपके पास पूरी टीम ढंग की होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ पिच कर दो कि मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, अगर आपके पास डेवलपर्स ही नहीं है तो तो पहले वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है किसी को कि आपके पास सच में वाकई टेक टीम भी अच्छी है और आप अचीव कर पाओगे। कैसे कर पाओगे वो भी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे इस इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि ये नई है। तो और ऐसे नहीं कि हर बार हमें वो चाहिए कि हमें टोकन ही चाहिए या किसी भी इन्वेस्टर्स को अब नहीं चाहिए कि अब टोकन से पहले वो देखता है कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की यूज़ केसेस क्या है और कैसे वो कितनी बड़ी कम्युनिटी बना सकता है। आजकल तो आप तो मतलब एयर ड्रॉप्स ये वो करके भी बना लेते हो कम्युनिटी, तो कितनी एंगेजिंग कम्युनिटी है ना, आपके डिस्कॉर्ड्स पे कितने हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको दिखाने पड़ेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स और प्रोग्रेस, कंटिन्यूस प्रोग्रेस की हम रोड मैप के साथ। तो जैसे कि हम सबको पता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि सुनील कारोरा सर के यूट्यूब पे कल जेफ बूथ आए थे, आप भी उस पैनल में थे। सुनील कारोरा ऑब्वियसली थे, निमेश भाई थे अपने कॉन्फ्रेंस के फाउंडर। तो उस वैसे मैंने भी देखा, फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूँ कि उस कॉन्वो में, उस कॉन्वर्जेशन में जेफ बूथ के साथ आपने क्या क्या चीज़ें नई सीखी और क्या क्या चीज़ें आपको और जानने को मिली, क्या वहाँ वो सिनेरियो क्या था वहाँ पे? क्योंकि जिन्होंने नहीं किया वो तो आप अगर नहीं देख रहे हैं तो आप जाके देख सकते हो सुमित सर के यूट्यूब चैनल पे, मैं लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर भी आपका एक्सपीरियंस आप क्या शेयर करना चाहोगे? अमेजिंग एक्सपीरियंस से बात यह कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बार बार जाके अभी और सुनूंगा, क्योंकि उन्होंने इतनी डीप रिसर्च किया है। वो मतलब साफ बता रहे हैं कि कैसे आपके हाथ से पैसे कोई ले रहा है ना। तो वो तो मैं तो बोलता हूँ सबको सुनना चाहिए। रॉल पॉल का भी जो था वो भी बार बार मैं सुनता हूँ, इट्स वेरी एनलाइटनिंग। जैसे जिन लोगों को नहीं पता है जय बूथ या फिर रॉल पॉल के बारे में, क्या आप उनके बारे में शॉर्ट में बता दो? रॉल पॉल एक सीईओ है और एक मैक्रो इकोनॉमिस्ट है, रियल विजन के फाउंडर है रॉल पॉल। इस क्रिप्टो स्पेस में तो बहुत ही फेमस है। और और फिर जेफ बूथ तो एक बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है और उन्होंने कई अच्छे टेक कंपनीज में उनकी स्टेक है। उन्होंने खुद एक बिल डायरेक्ट करके एक कंपनी के फाउंडर है। और सर उनसे, जैसे कि अब हम बात कर रहे थे उनसे एक्सपीरियंस के बारे में आपका, वो कल के हाँ इवेंट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। और सर हमने सुना कि हम आपने जोक्स भी बहुत सारे क्रैक किए, जैसा हम सुन रहे थे। वो तो मैं हरदम करता रहता हूँ। हाँ, अभी इस तो मैं जब वेबिनार भी करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ, जोक्स, लाइट ह्यूमर, मजाक। तो पता नहीं है प्रीतम इतना सीरियस बात नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर वैसे बहुत ही वाइड क्वेश्चन है, मतलब ये एकदम ही इमेजिनरी आंसर हो सकता है इसका। तो 2030 तक आप बिटकॉइन को कैसे देखते हो और क्या क्या चीज नहीं देख सकता बिटकॉइन, ना छू सकते हैं। बिटकॉइन को कोई नहीं देख सकता, ना बिटकॉइन को कोई छू सकता है, सिर्फ प्राइस फील कर सकता है। तुम 2030 तक तुम्हें लगता है कि हम बिटकॉइन के प्राइस को देखेंगे डॉलर्स के साथ? मुझे नहीं लगता है। तुम तो ऐसे बोलोगे वो देखो साई पूर्णा जा रहा है जिसके पास क्या बिटकॉइन होल्डर है या फिर इनके पास कुछ मतलब हम ऐसे बोलेंगे एक कॉइनर, हाफ कॉइनर, डेका कॉइनर। ओके अच्छा, हाँ ऐसे बोलेंगे ना। तो उस टाइम प्राइस क्या देख रहे हो? तो उस टाइम तो बिटकॉइन रूल करेगा। मतलब मैं उस टाइम शायद डॉलर नहीं रहेगा शायद। अच्छा ऐसा मैं डॉलर से कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि अभी डॉलर के साथ कंपेयर करके ना बहुत गलत कर रहे हैं। आपका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वही लगना चाहिए और आप इकट्ठे करते रहो, भले 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 1 बिटकॉइन बनाओ, फिर 2 बनाओ, 3 बनाओ। इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिंग नंबर ऑफ कॉइन्स एंड टोकन्स। सर जैसे कि कई कई कंट्रीज में बिटकॉइन
लोग पेमेंट मेथड के लिए भी यूज करते हैं ओपनली, उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई उनको ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसा इंडिया में आपको लगता है कभी ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा बताओ। तुम भी इसी वर्ल्ड का हिस्सा है ना। हाँ हाँ, भारत भी तो इस वर्ल्ड का हिस्सा है। हाँ। तो जब धीरे 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 एक एक कंट्री करते रह जाएंगे, करने लगेंगे, तो तुम बचोगे? नहीं ऐसा आई थिंक होगा या बिल्कुल होगा, यस होगा। और सर देखो फ्यूचर किसने देखा है, पर जब अगर धीरे धीरे एक एक कंट्रीज आ रहे हैं तो होना चाहिए, होगा। और सर आप कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे कि बिटकॉइन के कुछ पोर्शन है वो किसी ने बाय करके मतलब उस पे कोई किसी का कंट्रोल ही नहीं है। आप कुछ बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे, कुछ आपने बताया था कि इतने लोगों ने होल्ड कर रखा है। हाँ, बिटकॉइन पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ये बात चल रही थी ना। हाँ हाँ भाई, अगर बिटकॉइन की अगर हम बताते हैं तो आज के डेट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क है, सबसे बेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। कुछ भी कर लो, आज भी मार्केट डोमिनेट कर रहा है। और अगर आप देखोगे 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई होगी 2140 तक, जब तक हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। जब लास्ट बिटकॉइन जब माइन होगा 2140 में, और जब तक हमारी जनरेशन में होगा शायद तब तक शायद ये 18 या 19 मिलियन के अंडर ही ऐसे कुछ है, एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे 1.125 मिलियन बिटकॉइन जब से शुरू हुआ है तब से आज तक हिला ही नहीं है। किसी को पता नहीं है वो किसका है क्या है। हिला ही नहीं मतलब मार्केट में आया ही नहीं, तो उसकी सप्लाई को तो आप साइड कर दो, है ना। 16% ऑफ द जो बिटकॉइन है लोगों ने खो दिए, भले खो दिए। हाँ, पासवर्ड भूल गए या की भूल गए, ऐसे मेरे भी होंगे उसमें शायद कुछ। हाँ, और फिर वो हो गया। और कुछ 60% लोगों के पास जो बिटकॉइन है वो कभी बेचना ही नहीं चाहते हैं। तो जो बचा हुआ जो सर्कुलेशन वो तो कुछ भी नहीं है। अगर हम 7-8 बिलियन के करीब वर्ल्ड की जनता है और एक ये ग्लोबल अगर करेंसी मानते हैं या ग्लोबल कॉइन मानते हैं, बिटकॉइन को एसेट मानते हैं, कुछ भी मान लो, तो एक बंदे के हिस्से में आएगा 0.0046 ऐसे कुछ 9 ऐसे कुछ आएगा, या 0.0462 ऐसे कुछ आएगा। तो इस हिसाब से तो भयंकर स्केर्सिटी है। अभी देखना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे ये पॉडकास्ट रिलीज होगा ना, प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा बिल्कुल। वैसे ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ना। ओके, तो सर एक मुझे क्वेश्चन पूछना था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने तब से तुम वही तो कर रहा है। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछना था, वो वेब3 से हटके है। ऐसी कोई वो मतलब हम जैसे वेब3 की बातें कर रहे हैं, वो थोड़ी वेब3 से हटके है। तो मुझे मतलब करियर ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी एक चीज है जो सोसाइटी या फिर लोग वैल्यू करते हैं पर आप नहीं करते, और वो वैल्यू ना करने की वजह से आपको आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखी है या फिर बहुत अच्छी देखो ग्रोथ दिखा होगा नहीं पता अभी तो, क्या ग्रोथ दिखा यार, कुछ नहीं ग्रोथ दिखा अभी तो, और ग्रोथ देखना है। अरे ऐसा अरे ओके, मैं तो बहुत उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि ग्रोथ देखना है और देखना है। एक ही लाइफ है, निचोड़ के रखना है ना। तो मुझे एक तो टाइम वेस्ट करना बिल्कुल गंदा लगता है, और हमें ना दूसरों से अलग तो बनना पड़ेगा, ट्रेडिशनल सोच को हटाना पड़ेगा। यही चल रहा है, यही चलता रहेगा। और इसमें अगर हम डेप्थ में जाएं तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडिशनल इसमें आप कैसे चीज़ों को देखते हैं, मतलब इसमें और डेप्थ में आप इलैबोरेट करें तो। इलाबरेट करें तो टाइम के हिसाब से मैं बताता हूँ कि हम ना सोचने उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। देखो एक सक्सेसफुल बंदे में एक अनसक्सेसफुल बंदे में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। यही रहता है कि फ़र्क कि जो सक्सेसफुल बंदा रहता है वो अपनी टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। सुबह उठने से लेके रात तक, या बॉडी बनाता है, बुक्स पढ़ता है, हाँ, बाल साफ कर लेता है। सर ये मत बोलो ये सर ने जानबूझ के बोला, मुझे पता है। तू भी करके देख ले। हाँ बिल्कुल। तो
और उनके एक्शंस बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, फास्ट डिसीजन मेकिंग होते हैं। हम ना सर डिसीजन लेते हैं, अच्छा करेंगे, पढ़ेंगे, प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं ना, प्रोकास्टिनेशन, एक्शन लेते रहो। गलती करोगे ना, हम लोग ये सोचते हैं कि सेफ चलो, सिक्योर रहो, लाइफ सेफ्टी होनी चाहिए। तो जिन जिन लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए होती है ना, उनको बहुत जल्दी डिप्रेशन भी आ जाता है। अच्छा। तो जितना सेफ्टी सिक्योरिटी चलोगे और कंफर्ट जोन में रहोगे, तो आप अपनी खुद की पोटेंशियल को मार रहे हो। हमें हमारी पोटेंशियल बाहर कब निकलेगा? जब हम अनकंफर्टेबल जोन में जाते हैं, तभी तो। गलती करते हैं, घबराते हैं उस टाइम, पर उसके बाद जब निकलते हो बाहर, आप एक कुछ अलग इंसान बन जाते हो। तो मुझे तो मज़ा आता अनकंफर्टेबल जोन में जाने के लिए, पंगे लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए। पहला वेबिनार गया था, 15-20 लोगों को हैंडल नहीं कर पाया था। हाँ, और आज 100 लोगों को हैंडल करना सीख लिया। शुरू ऐसी गलतियां करते करते तो सीखते हो ना। हाँ। और सर वो आप बोल रहे थे कि कुछ चीजें होती है जो लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल चीजों को करते हैं। स्पेसिफिक लोग चीजें बोलते हैं आप कि काउंट करो करना। हाँ, लोग यही बोलते हैं ना कि सेफ्टी रखो, सिक्योर रहो, और संभल के करो। पेरेंट्स वगैरह भी ऐसे बोलते हैं। आप जैसे आप अपने बच्चों को रिस्क लेने के लिए छूट देते होंगे ऑब्वियसली। एक ही बच्ची है मेरी, और एक मेरी भाई की बच्ची, बस 2 बच्चे हैं। तो वो भी तो बहुत छोटे हैं। तो कंफर्ट जोन में मत रहो, अनकंफर्टेबल जोन में जाओ बार बार, और कैलकुलेटिव रिस्क लो। मतलब ऐसे नहीं कि घर द्वार बेच के पूरा क्रिप्टो में लगा दिया। वैसे बेवकूफ़ी मत करो। मुझे तो ऐसे कोई ध्यान में नहीं आ रहा। मैंने गलतियां तो बहुत की है, बहुत। मैंने जितनी फेलियर्स देखी है ना, मतलब छोटे मोटे, उसको फेलियर्स की तरह लेता नहीं हूँ मैं, पर गलती करना, फेल होना बहुत अच्छी चीज़ है। और सर इसको आप और थोड़ा एलोबरेट करो कि कैसे, मतलब क्या चीज है, मतलब जो यंगस्टर्स हैं उनको डर लगता है कुछ भी नया स्टेप लेने में, क्योंकि क्योंकि बचपन से वो एक ही चीज सुनते आ रहे हैं कि कॉलेज जाओ, ये करो, वो चीज करो, हाँ ये करो। तो वो क्या जोन होता है माइंड में, या फिर क्या थॉट प्रोसेस होता है जो आपको सोचने में मजबूर कर देता है? चलो, तुम तो उनकी बात कर रहे हो जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है ना। बुरा से बुरा क्या होगा? खाने के लिए तो है, छत तो है, फिर से जीरो से फिर से शुरू करना पड़ेगा। कर लेंगे। मैं तो आज भी ऐसे सोचता हूँ, क्या है, एटलीस्ट इतना तो है ना, भूखा तो नहीं मरेंगे ना, फिर से कर लेंगे। तो मैं तो ऐसे लाइफ में 3 बार तो खत्म हो चुका था। मतलब खत्म, मतलब बिजनेस चौपट, सब चौपट, पैसे वैसे खत्म, कर्जे में आ गया था। सरेंडर कर दो तो सब सरेंडर। मैं क्या करूँ? तो फिर वापस देखता हूँ कि कैसे नहीं उठता। तो फिर मेरा एक इंटरव्यू भी आया था, वो था, मतलब मेरे वेबसाइट में भी है, देख लोगे। तो मैं उनको यही बोलता था कि टाइगर जिंदा है, वापस आएगा। ओके। तो ये सिर्फ आपके कर्म, आपके एक्शन। वो इंटरव्यू हम नीचे लिंक कर देंगे, आप वो जाके सुन सकते हो। सुन नहीं सकते, वो पढ़ सकते हैं। ओके, अच्छा वो ओके। तो हाँ, तो वही है कि आप एक्शन लेते रहो। एवरेज एक्शन से भी कुछ नहीं होता, आपको मैसिव एक्शन चाहिए, भले स्टार्टअप हो या कुछ भी हो। स्पीड लगना चाहिए कि ये बंदा स्पीड में जा रहा है। समझ में आया क्या? एवरेज एक्शन आप 25 से 35 तक ही ले सकते हो, 40 तक ही ले सकते हो। उसके बाद आप सरेंडर कर देते हो लाइफ को। यही लाइफ है, चल रहा है, सुना होगा ना। हाँ, सेट हो गई इसी में। हाँ, ऐसा बोलते हैं। घर जाना है, ऑफिस जाना है, तो इट्स, तुमने मतलब सरेंडर कर दिया है। अब तक तो मेरी लाइफ यही है। वो एवरेज एक्शन वाले करते हैं, और जिनको मैसिव एक्शन चाहिए, उनको तो एक्शन ही चाहिए। उनको बिना एक्शन का तो रह ही नहीं पाते। सर अभी आपने सेटबैक्स की बात की, वो आप सेटबैक्स शॉर्ट में या फिर समझाना चाहेंगे? वो जो सेटबैक्स थे, ऐसे जो यंगस्टर्स हैं उनको इतने से सेटबैक्स देखने में ही उनकी हालत खराब हो जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया भी, बहुत सारे रीजंस है जिनकी वजह से वो ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो वो जो सेटबैक्स थे, क्या आप वो शेयर करना चाहोगे, चाहे जो जिससे जो अभी सुन रहा है
उसको कुछ एक सीखने का मौका मिले आपके उन सेटबैक से। शेयर करूँगा, कॉफ़ी पिलाएगा? हाँ सर, बिल्कुल, स्नैक्स भी खिला दूंगा। अच्छा। तो देखो सर ने कॉफी बोली थी, आ चुकी है कॉफी। तो सर हाँ, हाँ तो हम सर कहाँ थे कि मैं वही पूछ रहा था कि सर वो आप वो उन सेटबैक्स को आप एलोबरेट करके बताना चाहोगे कि ऐसे कुछ जो यंगस्टर्स हैं उनको कुछ सीखने को मिले। रीसेंट वाला सेटबैक बताता हूँ। एक बार सेटबैक हुआ था। एक तो पहले हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड वगैरह नहीं था कि हमने बिजनेस शुरू किया हुआ। बहुत लंबी कहानी है, मतलब स्कूल भी डिसकंटिन्यू करके फिर हमने मतलब हाँ स्कूल। हाँ, तो ऐसे नहीं था कि हमारी जो जो अपब्रिंगिंग थी कि शेल्टर है, खाने को मिल जाएगा और कंफर्टेबल लाइफ, ऐसे बिल्कुल नहीं थी। बहुत लंबी कहानी है वैसे, पर मैं आपको वहाँ से बताता हूँ कि जब से मुझे मौका मिला था और बिजनेस जब हमने पहला शुरू किया था, तो 2008 से पहले हमारा वहाँ पे एक पार्टनरशिप में हॉलैंड में कंपनी थी। मतलब एक कंपनी के साथ हमारा पार्टनरशिप में एक बिजनेस था, और हमारे पास चाइना में भी ऑफिस थी वगैरह ऐसा था। और हम लोग उन्होंने मेरे पे पैसा लगाया था और मतलब मौका दिया था, और हमने शुरू किया था, और वी वर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। फिर वो क्राइसिस आया, सब खत्म हो गया, फिर इंडिया आया। वहाँ उस टाइम भी मुझे फिर स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। अब रिसेंटली कुछ सालों पहले 2013 या 13 में शायद मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ, विच वॉज वेरी सीवियर। फिर उसके बाद मेरी वाइफ का 2015 में हुआ। मतलब कुछ टाइम्स, मतलब कुछ महीनों के गैप में। और फिर उसके बाद से फिर 3 साल, 3.5 साल तो मेरे उसको संभालने में लग गया था, क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब थी। 2-3 सर्जरीज हो चुके थे, फिर बच्चा भी छोटा था हमारा, और बिजनेस ख़त्म होता जा रहा था, गिर रहा था एकदम बुरी तरह से। और एक तरह तो बनाने में आपको सालों लग जाते हैं, और जब गिर रहा था, कर्जे पे कर्जा हुआ ही जा रहा था। और जब उस टाइम 2018 में एक टाइम था, मुझे ऐसा लगा था कि अब बिजनेस रिवाइव होना मुश्किल होगा, क्योंकि तब तक सारे ट्रेंड्स वेंड सब चेंज हो चुके थे, और वी एज अ ट्रेडर वर्स कैसे हम लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, बहुत मुश्किल था, ऐसे था। तो अगर मैं गिव अप कर देता तो हो जाता। मैं तो उसमें सोच रहा कहीं नौकरी वोकरी कर लूँगा, फैमिली को संभालना है। और यहाँ तक कि मेरे जो पुराने पुराने सप्लायर्स थे, जिनको शुरू से मेरे साथ थे, उन्होंने भी मुझे दगा दे दिया, पीछे छोड़ दिया। और यहाँ तक कि पैर छूना पड़ गया कि मेरे ऑर्डर्स ले लो, क्योंकि वही ले सकते थे, उन्हीं के पास वो फैक्ट्री के सेटअप वगैरह ऐसी थी। तो वहाँ पे मैं अपनी ताव दिखाता, ईगो दिखाता तो नहीं चलता ना। तो वहाँ पे तो मुझे ये था कि मेरे घर में एक बच्चा है, तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी थी। मैं उसके पैर पे गिर गया, बोला ठीक है, आज तू खुद आया, कल मैं हूँ। तो सेटबैक का मतलब यही नहीं कि आप सरेंडर करके ख़त्म हो जाओ ना। बैंक्स मुझे उस टाइम कोई लिमिट्स वगैरह देना चाहते थे, क्योंकि टर्नओवर नीचे गिर गया और हम लोग उस तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहे थे। बैंक्स ने भी मना कर दिया था कि हम आपको नहीं देंगे वगैरह। तो फिर उस टाइम फिर मैं यही बोलता था कि आपको क्या लगता है कि मैं ख़त्म हो गया, टाइगर जिंदा है, वापस आएगा। उस टाइम जबकि मैं बहुत तगड़े वाले कर्जे में था, उस कर्जे को निकाल के सब करके फिर वापस उठा। क्या वो तो उस दौरान कंटिन्यूअस जो बाउंस बैक करने का जो थॉट प्रोसेस था, वो थॉट्स क्या थे वो बाउंस बैक करने में। हमने इतनी कुछ तो था नहीं हमारे पास, ना घर द्वार कुछ तो था नहीं। हमने तो ऐसे भी स्क्रैच से शुरू किया था। और जब हमने शुरू में शुरू किया था, हम तो और बहुत फ्रेश थे। अब तो हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, नेटवर्क्स है, हम एटलीस्ट समझते हैं बिजनेस। आपने पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दिया। जब आप पहली बार करते हो तो आप अनाड़ी रहते हो, आपको कुछ भी नहीं आता। एटलीस्ट अब तो आपके पास कुछ हुनर तो है, कुछ तो है। आप तो एक स्टेप आगे ही रहते हो ना उस टाइम से। और जो अच्छा तो ओके, वो जो थॉट प्रोसेस थे जो आपने अपनी टीम में या फिर अपनी फैमिली में बना करके तो रखे। खत्म हो चुका था, मेरा डोमेस्टिक बिजनेस था, वो भी खत्म हो चुका था जीएसटी के बाद से। और एक्सपोर्ट्स में जो टीम था वो भी सब छोड़ छाड़ के, सब पैसे खा खा के भाग गए थे, वो भी नहीं था। नया टीम, एक आध बंदे को लेके, एक बंदा है जो मुझे बहुत सपोर्ट किया नया,
उसको मैंने साफ बताया था कि शॉर्ट टर्म मत देखने, मेरे साथ लॉन्ग टर्म देखना। शॉर्ट टर्म में कभी कुछ आप करिश्मा नहीं कर सकते, वो तो आप बदमाशी कर सकते हो। वो वही मैं दोबारा आप सरेंडर कर दिए ना, हाँ। आपकी लाइफ है यार, आप कभी भी करो, आज कर लो, 20 साल में कर लो, 18 साल में कर लो, 60 साल में कर लो, किसी भी साल में कर लो। सरेंडर तो मतलब सरेंडर। मतलब वो जो थॉट था वो था हार नहीं माननी है, मतलब है ना। हाँ, मतलब ठीक है। हाथ पाँव चल रहे हैं, बीमार तो नहीं पड़े हो ना, फैमिली बच के आ गई है, फैमिली सेफ है। ओके, तो ये बहुत ही लेट है मतलब, लेकिन जो पहली बार 24-25 साल के लड़के हैं स्टार्टअप कर रहे हैं, वो उनको कुछ सेटबैक देखने को मिलता है। जो पहला सेटबैक होता है उससे आपने क्या सीखा था, क्योंकि उस समय तो आप एकदम ही नए थे। उस समय आपने क्या चीजों को देखा, क्योंकि जैसा आपने बोला कि इस बार तो चलो हमें पहला एक्सपीरियंस था। स्टार्टअप क्या, मैं बचपन से ही छोटे छोटे बिजनेसेस करता है ना, अगरबत्ती बेच दिया, सोन पापड़ी बेच दिया होटल्स में ले जाके। अच्छा। हाँ, और सोन पापड़ी के पैकेट्स को क्रिएटिव बनने के लिए उसको अच्छी पैकिंग कराई अपने सेविंग्स जो हम कमा रहे थे उससे, और उसको करके हमने फुटपाथ पे, दिवाली के टाइम पे फुटपाथ पे बेचा, नहीं बिका, लॉस हो गया। उस टाइम पे जब आपके पास पैसे ही नहीं है खाने पीने के, उस टाइम पे आपका लॉस हुआ, बताओ। तो ऐसे तो ठीक है, हो गया, तो मतलब दीज आर ऑल इवेंट्स इन लाइफ। ये लाइफ नहीं है, ये इवेंट्स है लाइफ। और 70 to 80% तो ऐसे ही होगा। बहुत सही टाइम पे सही जगह होना वो बहुत मुश्किल से होता है ना। इसका मतलब थोड़ा कि आपके एक इवेंट हुआ और आपके लाइफ में, और आप उस इवेंट की वजह से बन गए। लाइफ तो बहुत लंबी चलनी है यार, होते रहेंगे इवेंट्स। अच्छा एक बात बताओ, सड़क पे जाते हो, एक्सीडेंट होता है तो आप नहीं जाओगे वापस? जाएंगे, जरूर जाएंगे। क्यों जाते हो भैया? सबको अपना सफर तय करना है। हाँ, वो जो एटीट्यूड है कि कोई बात नहीं कर लेंगे, या फिर बहुत देखा है ये भी कर लेंगे, वो एटीट्यूड कब बिल्ड हुआ आपको, मतलब? मेरे तो बचपन से था। मैं मेरी एक मामी जी है, उनकी नई नई शादी की आई थी, मैं शायद 10, 11, 12 साल का था इतना। मैं उनको भी बोलता था कि मैं बड़ा होऊंगा ना तो पैसे वाला बनूंगा, खूब पेड़ लगाऊंगा, अनाथ आश्रम चलाऊंगा, जो आज भी कर रहा हूँ। ओके। अनाथ बच्चों को सपोर्ट करूंगा। मैं उधर नहीं जाता कि तिरुपति जाओ, वहाँ का टकला नहीं हुआ हूँ मैं, है ना। लोग जाके तिरुपति जाके वो करते हैं या वैष्णो देवी चले जाते हैं, मैं नहीं जाता। ऐसा नहीं कि मैं भगवान पे यकीन नहीं रखता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। इधर आपके लिए क्या डेफिनेशन है गॉड की? गॉड इज देयर, जो कराता है अच्छे के लिए कराता है। और कई बार हर चीज में मैंने देखा है कि अच्छा हुआ सारा मैं अपने बिजनेस में फेल हो रहा था, वो मुझे रास्ता दिखा रहा था कि तुम इधर के लिए नहीं बने हो, तुम वेब3 में कुछ बड़ा करोगे, हो सकता है ना। तुम उस डायरेक्शन में क्यों नहीं देख रहे हो? हर चीज अच्छा हुआ, मुझे मुझे वो पुरानी टीम छोड़ के चली गई, क्योंकि उनको मैं संभाल रहा था। अब नए दुनिया में घुसा हूँ, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने हैं, नए दोस्त, नए जनरेशन के दोस्त हैं। तो मैं खुद फ्रेश हो फील कर रहा हूँ, फ्रेश हूँ। मेरी उम्र के दोस्त कोई नहीं है, पता क्या, जिनके साथ मैं कॉफी पीने जाऊँ कहीं। सच में? हाँ, ना बियर पीने जाता हूँ, सब मेरे से आधे उम्र के लोग हैं। तो मेरी सर्कल ही ऐसी बन चुकी है, तो सब अच्छा ही तो हो रहा है। तो उस टाइम जो हुआ था वो किसी अच्छे के लिए तो हुआ है। मेरा कॉन्फिडेंस बिटकॉइन पे आना, मेरा कॉन्फिडेंस वेब3 पे आना, और लेटेस्ट फील कर रहा हूँ यार। वो सब जो मेरी उम्र के जो है, उन सब पुराने मॉडल लग रहे हैं मुझे, मैं लेटेस्ट मॉडल लग रहा हूँ। आप मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन में बिलीव करते हो? दिन भर यही करता रहता हूँ, यही बोलता भी रहता हूँ, यही करता रहता हूँ। मेरे खून में ना वो है, क्या बोलता है कि ग्रीड जो है ना, लालच भरा पड़ा हुआ है। इन अ पॉजिटिव। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि और बहुत सारी बुक्स पढ़ने हैं, और बहुत कुछ करना है, लाइफ को ऐसे निचोड़ लेना है, समझ गए। और मतलब
एक एक कॉलोनीज के बाहर ना एक पूरा जंगल बसा देना, नेचर से बहुत प्यार है। और पेड़, पिछले एक साल में हमने 1000 पेड़ लगाए। तो मुझे रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं और करना है, मेरे पास और पैसा आएगा तो और करूँगा। तो लाइफ का मतलब ये है कि ऑल्सो गिविंग बैक टू द सोसाइटी, और वो जब देखते हो आप करते हो तो मजा आता है। कभी ऐसी फीलिंग आई कि यार जैसा मैं सोच रहा हूँ ना, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा सोच रहा हूँ? कभी ऐसी फीलिंग आई कि यार कहीं इसको नीचे कर लेता हूँ, मैं कुछ ज्यादा बड़ा? कम भी होगा चलेगा, सोचूंगा तो, रुकूंगा तो नहीं, और सोचता ही रहूंगा और करता भी रहूंगा, एक्शन भी लेता हूँ। अभी दिखता है। और कभी इसके बारे में आपने विजुअलाइजेशन या फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में कब जाना पड़ा डिटेल में? मुझे नहीं पता, पर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं 10-11 साल की उम्र में मेरी मामी जी को बताता था कैसे, वो मुझे आज तक बताती थी कि तुम उस टाइम इस उम्र में लोग समझते नहीं है चीज़ों को, तुम उस टाइम ऐसे ऐसे बातें करते थे। तो सोच लो कि कब से घुसा हुआ है मेरे खून में, कि मैंने इतनी गरीबी देख चुका था, मतलब अपनी खुद की फैमिली में। तो मुझे लगा कि ये लाइफ तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कंफर्ट चाहिए। वो पहला स्पार्क क्या था? जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं इंटरव्यूज देख के मेरे को वो स्पार्क मिला कि यार ये बंदा कर रहा है। एक तो मेरे लिए अमिताभ बच्चन का भी बहुत बड़ा वो था। मैं मेरे बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मेरी हरकत मेरे फैमिली वालों को अभी भी नहीं पता। मैं टिकट्स ब्लैक भी करता था। ओके, हाँ, तो ये बात काट के रखना है क्या? फैमिली वाले वो नहीं है। तो मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फॉलोअर। इट्स नॉट कि वो मुझे मोटिवेट करते थे उनके मूवीज या वे करके उस टाइम पे भी। और क्योंकि उनके उस टाइम के हर मूवीज में ऐसा रहता था कि वो तकलीफ से निकलते थे और विक्ट्री पा लेते थे। तो ये सब भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया था। तो सर जैसे आपने बोला कि आपने वो चीज पहले से ही आप अमिताभ बच्चन से इंस्पायर हुए, इनके मूवीज से, तो ये आप लक में बिलीव करते हो? बहुत ज़्यादा नहीं, लक से ज़्यादा है ना, मैं सोचता हूँ कि जो है मुझे ही करना है। इट्स ऑल अबाउट यू, आई एग्री। इट्स नॉट अबाउट एनीबडी एल्स। और मैं तो ये भी नहीं देखता कि जो है मैं ही हूँ, मुझे ही करना है, ना कोई गुरु। आई डोंट डिपेंड ऑन गुरु, एंड आई डोंट बिलीव कि कोई गुरु आके मेरे लिए कुछ कर देगा, या कोई रिलीजन की वजह से हो जाएगा, या कोई फिल्म स्टार्स की वजह से हो जाएगा। यू कैन गेट इंस्पायर्ड, और ना ही कोई पॉलिटिशियंस के पास। जो ऐसे जिनको करना करने दो, मेरे को कुछ उनको किसी को परफेक्ट नहीं करना, मुझे मेरे कर्म पे फुल कंट्रोल होना चाहिए। इसको आप और एलाबोरेट करें इसको, तो आप कैसे समझाओगे लोगों आप तो को? बस यही कोशिश करो। आप क्या कर सकते हो, आप खुद के लिए क्या कर सकते हो, कैसे अपने आप को एजुकेट कर सकते हो। 24 घंटे सबके पास है, आप अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। जिस दिन आपको ऐसे रहना है कि हम अपने आप को कैसे अपस्किल कर सकते हैं, आपको हरदम अपस्किल करते रहना पड़ेगा। मैं तो ये भी नहीं देखता, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे जो पुरानी जो टीम वगैरह छोड़ के चले गए थे, मुझे लोग बोलते थे कि ना कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट करते हो। तो अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। बोला कि, तो मैंने ये बोला कि उनको, मेरे को उनसे बदला नहीं लेना, मैं उनको पूछना भी नहीं कि वो उनके एक्शंस थे। मेरा कंट्रोल नहीं है उनके एक्शंस पे, मेरा कंट्रोल है मेरे खुद के एक्शंस पे। मुझे क्या करना है, ठीक है, दैट्स पास्ट, फिनिश्ड, डन, डस्टेड, खत्म करो, नेगेटिविटी को साइड करो। अब क्या है, मेरा विजन क्या है, अब यहाँ से आगे क्या है। सो सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, कैसे भी हो, आई डोंट वांट टू ब्लेम। हो गया, आगे क्या है। तो पीछे हमें ज़्यादा फोकस नहीं रखना चाहिए, हमें आगे रखना चाहिए कि अब क्या, आगे क्या है, नेक्स्ट क्या, कल क्या, परसों क्या। और ना ही मुझे किसी से कुछ चाहिए होता है। हम ऐसे ब्लेम करते हैं ना कि काश, ये एक्चुअली सोच पता कैसे आता है। मैं मुंबई में रहता था कुछ 4-5 दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे हम लोग, जैसे हम लोग जब साथ में लाल बाग, तो हम लोग जब कहीं पे
काम वाम करते थे और शाम को मिलते थे, और ऐसे पढ़ाइयों की बात मैं उनको हरदम बताया, यार मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से ऐसे नहीं होगा, और तो उस टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंट होता था पढ़ाई करना, तो ये आपको समझ में आता है। तो उनका एक कहना होता था कि यार हमारी फैमिली कंडीशंस इतनी अच्छे नहीं थे कि हम पढ़ सकें, और उन्होंने अपनी लाइफ का वो सेट वो बना दिया डायलॉग। मैं वो सुन सुन के पक गया। मैं बोला आज से 10 साल बाद शायद मैं भी यही बोलूँगा, मुझे ये नहीं बोलना। और मैंने उन दोस्तों को बताया, आप किसी भी चीज़ को अगर आपके दिमाग में आप बहाना बना के सेट कर लोगे तो वो सेट हो जाता है, और आप कन्विंस भी हो जाओगे, है ना? हो जाओगे ना, विच इज़ अ फैक्ट एक्चुअली। तो पर आप वहाँ से निकलोगे कैसे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट शुड बी योर फोकस। और कैसे निकले अगर आप बताना चाहोगे तो मुंबई में उस टाइम जब हम लोगों के पास पैसे नहीं थे मुझे वापस आने के लिए, तो फिर मेरे एक दोस्त था, फिर एक दो दोस्त थे, तो वो वहाँ पे जाते थे, मतलब मरीन ड्राइव का अगर आप ऐसे कुछ कपड़े बांध देते थे, उन्होंने कहा था तो आपको लोग हायर कर सकते थे मारने वारने के लिए। तो उन्होंने वहाँ से कुछ पैसे लेके आए, और उन्होंने खरोच खरोच था उनके हाथ में, उन्होंने मेरे लिए टिकट खरीदा, बोला जा पढ़ना है ना, जा, बाकी आगे हम तो यहाँ से तेरे को भेज दे रहे, अब तू देख। तो मैंने सोचा, मैंने उनको बताया, तो मेरे को जवाब मिला, रास्ता मिला। तो आप सवाल ही नहीं करोगे, आप रुक जाओगे। स्टार्टिंग उस सोचने से ही होगी, देन सब आपको सोचना पड़ेगा, इट हैज टू बी स्ट्रांग, डीप डिजायर के साथ। मतलब वो फील लाने के लिए, या फिर जो जो एक जगह पे अटक चुके हैं, पहले उस चीज को हटाना जरूरी है। जो आपने लिमिट खुद के लिए, एक चीज मैंने सुनी है सोशल मीडिया के थ्रू ही, कि आपको वो स्टोरी जो आप बार बार अपने माइंड में सुना रहे हो खुद को, वो स्टोरी का जो एंड है ना, वो बदलना पड़ेगा, जब भी आपकी खुद की स्टोरी का एंड चेंज होगा। तो आई थिंक मुझे ना, मैं बहुत देखता हूँ, हमारे व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, फिर भी वेब टू में आप देखोगे कि लोग ना छुप छुप के काम करना चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं। मैं क्यों बताऊँ, ऐसी चीज़ें करते हैं ना, मैं क्यों दूसरों को एम्पावर करूँ। वेब थ्री में वैसे नहीं, वेब थ्री में लोगों को एम्पावर करते हैं, मदद करते हैं खुलेपन से, विच इज़ वेरी राइट। अच्छा, मैं इस पॉइंट पे क्यों आया था, हम ना हर चीज़ को ना बहुत मुश्किल, जो पुराने ट्रेडिशनल बिजनेसेस में मैंने देखा है कि हर चीज़ को ना बहुत मुश्किल की तरह लेते हैं, कि मुश्किल है, ऐसे नहीं हो पाएगा, है ना, और पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कुछ ब्लॉग्स लिखे, आप पढ़ोगे तो ना, मैंने बोला कि कभी अपनी ज़िंदगी में ये सारी शब्द यूज़ मत करना कि पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल का मतलब ही नहीं है कि आप सरेंडर कर रहे हो कि इसके आगे आपको दिमाग नहीं चलेगा, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स फिनिश्ड, और फिर चलता है। ओके, मैंने सोचा, मुझे लगा, है ना, ये सब ऐसा है कि आपको रोकने वाले शब्द हैं, मेरी गारंटी। अगर आप उसको जो आपने लिखा है उसको आप शॉर्ट में पेन डाउन करोगे पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे तो आई लिंक इट डाउन बिलो डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे देख सकते हो आर्टिकल, मेरे वेबसाइट में है saipurna.com। तो अगर आप फिर भी शॉर्ट में एक बताना चाहोगे, पेन डाउन करना चाहोगे बुलेट पॉइंट्स के थ्रू, तो कौन कौन से हुआ, जैसे कि आपने दो तीन अभी बता दिए, शेयर कर दिए, और कौन कौन से? लाइफ में जल्दी जल्दी फैसले लो, आपके लाइफ में जितने ज़्यादा फैसले होंगे उतने लाइफ आपकी आगे बढ़ेगी। कोई फैसला ही नहीं लोगे तो वही कहीं अटके रहेगा। और जनरली हम लोग ऐसे करते भी नहीं, एक चीज़ के लिए अगर मेरे दिमाग में आ गया तो ऐसा है कि करके ख़त्म करो, निपटाओ, गलत होगा सीधा, तो परफेक्शन पे मत जाओ। और मैंने कुछ दिन पहले हमारे जो फाउंडर है देसी क्रिप्टो के, उनका मैंने पोस्ट देखा था, उन्होंने लिंक्डइन पे डाला हुआ था कि अभी की जो जेनजी, जो सो कॉल्ड जेनजी जनरेशन है, उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, उनके पास बहुत अच्छी एनर्जी है, पर एक चीज उनके पास नहीं है, वो है पेशेंस। तो आप उनमें क्या पॉजिटिव चीजें देखते हो और क्या चीजें नेगेटिव है, और क्या चीजें पॉजिटिव उनको उनके पास है पर वो देख नहीं पा रहे हैं, इसको आप क्या, इस पे आपके क्या थॉट प्रोसेस है?
हमने अपनी जब हमारे जो बचपन से जब हमने देखा है कि हमारी एक्सपोजर ही ऐसी रही है कि हम टेक को बहुत लेट समझें, और इनकी पैदाइश जब जब से टेक से ही पैदा हुए है ना, तो इनके लिए तो आधे से ज़्यादा तो टेक तो इनके लिए यूं मतलब हाथ के मैल की तरह है। तो ये जो इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपनी एनर्जी लगा सकते हैं, नो डाउट आजकल के जनरेशन में तो आई लव देम। और उनमें एक ही है कि वो पेशेंस नहीं है, दे वांट एवरीथिंग वेरी क्विक। आपको क्यों लगता है ऐसा, क्यों है? मैंने देखा है उनको, क्या चीजें नोटिस की? they want immediate success, they cannot be to, it's very important, you have to be consistent in your actions also, कि आज एक स्टार्टअप, फिर कल दूसरे स्टार्टअप, फिर आइडिया चेंज करना, it doesn't work like that। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन होगा, जो आपने क्या ऑब्जर्व किया है, क्यों ऐसा करते हो? दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल गया है, तो फिर और इनके दिमाग में सब कुछ ऐसा लगता है कि बड़े फिगर्स, इट्स सो इजी कि फंडिंग मिल रहा है। हमारे टाइम में हमें फंडिंग नहीं मिलता था ना, इट्स अ हार्ड वे आउट। और आज के टाइम पे आपको फंडिंग मिल जाता है, या एटलीस्ट यू हैव एक्सेस टू फंडिंग। तो वो और फंडिंग के फिगर्स ही ऐसे होते हैं कि उनकी बातें ही ऐसी निकलती है कि, और मुझे ऐसा लगता है तो कि थोड़ा थोड़ा उनको भी थोड़ा वो सेटबैक्स वगैरह देखने चाहिए, तो समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं मे बी आई एम रॉन्ग, पेशेंस, क्योंकि मैं भी खुद मेरे कैमरामैन, मतलब कैमरामैन तो नहीं बोल रहा हूँ, मेरे टीम मेंबर भी जो है उनको भी, वो भी ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी की जो जनरेशन में पेशेंस इसलिए है ना, नहीं है क्योंकि एक तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुकी है, और मार्केटिंग के मीडियम्स क्योंकि कंपैरेटिवली पहले के बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, और मार्केटिंग में लोग कितनी हाइप वे में दिखाते हैं चीज़ें, इधर फंडिंग मिल गई, ये यहाँ से चेन ये आ गई, उसको वहाँ पे सक्सेस मिल गई। और 8 मिलियन, ऑलमोस्ट 8 बिलियन लोग हो चुके हैं, उनमें से कुछ चंद लोगों को जल्दी सक्सेस मिलने से ना, वो उनको ही बुलेट पॉइंट्स बना लेते कि ओ इनको मिल गया, तो हाँ सबको मिल सकता है, पर वो एक रेयर केस भी हो सकता है। बिल्कुल। और साथ में जो उन्होंने सोशल मीडिया यूज, जो हम करते ही हैं, सारे करते हैं, वहाँ पे जो डोपामिन का जो पैटर्न बन चुका है कि जल्दी से एक डोपामिन मिल जाना, रिजल्ट जल्दी से मिल जाना है, क्लिक करके हमने कुछ अपलोड करा, हमें कुछ भी रिकॉग्निशन मिल गई, किसी ने लाइक कर दिया, मतलब ये डोपामिन रश से पैटर्न बन चुका है जल्दी जल्दी चीजों को पाने का। वेरी गुड। बार बार मतलब एक 50 लाइक आ गए, हर एक इंगेजमेंट आपके आए जा रही है, मतलब कि बहुत, इस पे तो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द सोशल डिलेमा। उसके ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताए क्या क्या ये इफेक्ट कर रहा है जेनजी या फिर अभी वाली जनरेशन पे सोशल मीडिया। तो वो जो पैटर्न बन चुका है ना सर, वो बहुत ही खतरनाक है पैटर्न, बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनको लगता है कि सब कुछ यूं। और एक और मैंने चीज देखी है, एक स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जेनजीज को नहीं पता है कि उनको क्या करना है, क्योंकि वो एकदम ही हुक्ड अप है फोन से या फिर सोशल मीडिया से, और वो एक मार्केटिंग टूल है कंपनीज के लिए। तो क्योंकि वो इतने मार्केटिंग कैंपेन से इतने इंडल्ज है ना, उनको नहीं पता है, तो वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ट्रेंड में रह जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में नहीं देख पाते। मैक्सिमम जेंजीज को नहीं पता, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैंने स्टेटिस्टिक्स में देखा था कि उनको नहीं पता है क्या करना है, और इसीलिए वो कूल बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ट्रेंड की इतनी अच्छी डेप्थ नॉलेज हो जाती है कि ये ट्रेंड चल रहा है, हमें इसके साथ कोप अप करना है। अब वो ट्रेंड कैसा है क्या नहीं है, क्या वो लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छी चीज है कि नहीं, वो चीज नहीं देखेंगे और शॉर्ट टर्म में रह जाते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ये था मेरा एलाबोरेशन। गजब, देखा तुमने भी आज कुछ सिखा दिया मुझे। नहीं सर, आप ही सिखा रहे हो, जब से मैं तो सीखता रहता हूँ, डेली सीखता हूँ। तो हमारे जो जो हमारा पॉडकास्ट है, जैसे आप देख रहे होंगे कैमरा में, आई डोंट नो आ रहा है कि मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारी जो टैगलाइन है हमारे पॉडकास्ट की, जो मोटो है कि योर लिसनिंग कैपेबिलिटीज कैन शेप योर लर्निंग कैपेबिलिटी, और प्लस कंटिन्यूस लर्निंग, ये हमारी दो मोटो है। जो हम अपनी कम्युनिटी जो बिल्ड हो रही है, वेब3 की हो गई, या फिर जो पॉडकास्ट हमारी बस कम्युनिटी है, वो हम देना चाहते हैं, ये वैल्यूज देना चाहते हैं। तो इस पे आप ये वैल्यूज को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हो, क्या लाइफ में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मेरा तो एक ही मतलब वो है,
लर्न, अनलर्न, रीलर्न। Can you repeat? लर्न, हम्म, अनलर्न, हम्म, रीलर्न। दुनिया भी तो चेंज होती रहती है ना, हम्म, तो अब दुनिया के अनुसार आपको भी तो बदलना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंटिन्यूसली सीखना पड़ेगा। और फिर ना मुझे ना अगर जैसे वो समझ लो कि मुझे ना डेली कुछ नया सीखना है, नया पढ़ना है, तो मैं हरदम कोई बुक लेके घूमता रहता हूँ। अभी कौन सी बुक सर लेके घूम रहे हो बता ऐसा दो। कुछ ब्लॉकचेन के ऊपर है। एक बार दिखा दोगे दिखा व्यूअर्स को। दिखा दूंगा। अनिल भाई आप उनकी बैग को एक बार दे दो, बैग सर को ही दे दो। निकाल दो, निकाल दो। अच्छा तुम चेक कर देगा मैं सच बोल रहा कि नहीं बोल रहा। नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस व्यूअर्स के लिए। ओके तो ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन। और फिर मैं उसमें नोट्स भी बनाता रहता हूँ। ओह मैं देख सकता हूँ अंदर नोट्स। ये तो देख लो भाई, ये वाली बुक है तो देख लो। अगर मैं हो सके तो मैं इसको लिंक कर दूंगा नीचे। अभी सर अब आपका क्या रिव्यू है इसको लेकर के अभी तक जितनी आपने पढ़ी है। बहुत अच्छा। मैं बहुत जल्दी पढ़ लेता हूँ बुक्स को। अच्छा। और फिर जहाँ पे मुझे जैसे कोई टॉपिक पे लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो मैं उसको नोट्स दिखता होगा ना, उसको अंडरलाइन वगैरह किया हुआ है, फिर साइड में लिख देता हूँ उसके ऊपर नोट्स। इसमें पर ऐसे कुछ खास नहीं मिला हुआ है जिसको मैं नोट्स की तरह बनाऊँ, वरना बहुत सारे मेरे बुक्स में साइड में नोट्स भी लिखा रहता है। तो ये तो ब्लॉकचेन के बारे में फास्ट कैसे पढ़ लेते हो? क्योंकि मैं बुक्स जैसे कि फिक्शन तो चलो मैं आराम से पढ़ लूंगा, एक स्टोरी है, पर जो ऐसी टेक्निकल बुक्स होती है ना जिनको थोड़ा ऑब्जर्व करना होता है। हाँ, तो इसका एक बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा पेजेस एक साथ मत पढ़ो। आपको ये सोचो कि मैं 3 या 4 या 5 पेज पढ़ूंगा, वो तो कर सकते हो ना। हाँ। फिर उसके बाद क्या, मतलब जब भी बुक पढ़ जैसे पकड़ लिया, 1-2 पेज पढ़ लिया, खत्म, फिर आगे पढ़ लिया। तो मेरे एक ही सुबह उठते ही मैं कॉफ़ी के साथ बुक पढ़ता हूँ, सोने से पहले बुक पढ़ता हूँ। मैं भी ऑलमोस्ट आजकल नहीं कर रहा हूँ, मैं भी ऑलमोस्ट सेम चीज करता हूँ ये। लेकिन वही है ना कि मैंने एक चीज नोटिस किया, आप फिक्शन पढ़ो तो बहुत जल्दी पढ़ लोगे आप। पर ऐसी चीज मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत जल्दी पढ़ लूंगा, लेकिन जो ऐसी बिजनेस रिलेटेड बुक्स हो गई, टेक रिलेटेड बुक्स हो गई, उनको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उनको मुझे लगता है 2-3 पेज पढ़ो, उसके बाद रेस्ट लो, जो पढ़ा है उसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ। सर ये बुक्स का इंटरेस्ट कब से आया? बुक्स, मेरे तो बहुत सारे शौक थे बचपन से। शौक मतलब जैसे कपड़ों का शौक, बॉडी बिल्डिंग का शौक। और मैं ये सोचता कि जब पैसे कमा लूँगा सब करूँगा, तो कर रहा हूँ। सर मैं बताऊं तो अपना तो मेरे को बुक्स पढ़ने अच्छे लगते थे, पर मैं सोचता यार बुक कैसे पढ़ पाऊंगा, इतनी मोटी बुक होती है कैसे खत्म करेंगे। और स्टार्टिंग में क्या था कि अच्छा, एक सिंपल सा बताता हूँ। एक बुक मैक्सिमम पेज के होते हैं 250, 300, 350 ऐसे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 250 मान लो। और अगर तुमने 10 सुबह पढ़ लिया, 10 पेज शाम को पढ़ लिया, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 20 दिन का हो गया, खत्म। हाँ मैं पहले नहीं, मैं सोचता था क्यों पढ़ना है, समरी देख लेता हूँ। फिर 2020 में ना हाँ, और ऐसे मैं भी ऐसे करता हूँ। बहुत सारे बुक्स में एकदम डिटेल में नहीं पढ़ता हूँ। हेडलाइन पढ़ लिया, ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लिया, बीच का स्किप कर दिया, लास्ट का स्किप कर दिया। लास्ट के पैराग्राफ में जनरली वो रिपीट ही करते हैं। फिर दूसरा हेडलाइन पढ़ लिया, ऐसे। तो हर बुक से थोड़ा बहुत टेक अवे क्या है वो देख लो। मैं मेरी तो ये थिंकिंग थी सर, जब मैं 2020 में जब थोड़ा खाली बैठा था, मैं तो खाली बैठा था, तो मैंने सोचा कि यार मैं इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट आते हैं वो भी इंग्लिश में होते हैं, मैं वो पढ़ पा रहा हूँ, वो समझ पा रहा हूँ, तो ये भी पढ़ ही लूंगा। तो सबसे पहली बुक मैंने ली साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैंने उसको दो तीन पेज, 4 पेज हर दिन पढ़ पढ़ के फिर खत्म की। हालांकि अभी भी उसमें बहुत सारी चीजें मुझे अभी तक से नहीं समझ आई होगी, और उसको दोबारा पढ़ूंगा समझ लूंगा। ठीक है, चलेगा। जरूरी नहीं कि आपको एक एक शब्द समझ में आना। इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, वो सब गलत हो रहे हैं। कि जो मेरे को भी कई बार जैसे कुछ समझ में आता है मैं स्किप कर देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। इम्पोर्टेंट है कि कितने सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हो, कितने बुक्स पढ़ रहे हो। चलो तो आपने कितने भी बुक्स पढ़ लिए, आप उसके हर कुछ सब कुछ आपको याद भी नहीं रहेगा। मैंने बुक्स के बाद ना, मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, जितने फाउंडर से, जैसे आप जैसे लोगों से, या फिर जो भी इन्वेस्टर्स या फाउंडर्स से,
मैंने ये चीज़ सीखी है कि नो मैटर आप बुक कौन सी पढ़ रहे हो, नो मैटर आप क्या डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, मैंने सब में एक चीज़ कॉमन देखी है, आप में भी, हर एक चीज़, हर एक फाउंडर्स में, कि उनको वो मेनली फोकस करते हैं एग्जीक्यूशन पे। नो मैटर नॉलेज कितनी है, स्किल कितना है, कितने पैसे हैं, वो एक ऑब्वियसली एग्जीक्यूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उनमें रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है और उससे एंटरप्रेन्योर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। ये चीज़ मैंने सब में कॉमन देखी है, वो नो मैट उनको डर ही नहीं लगता, और मेन बात है उनके लिए फोकस है एग्जीक्यूशन, आपके लिए भी। और जितने भी मैंने ये चीज, एक कॉमन चीज मैं बताऊं, अभी तक जितने भी लोगों के साथ मैंने पॉडकास्ट किया है, ये चीज मैंने उनमें सब में कॉमन देखी है, और मैं खुद में भी कोशिश करता हूँ कि मैं वो चीज को अपने ऊपर लेके आऊँ और अप्लाई भी कर ही रहा हूँ। तो और कोई चीज है जो आपने बहुत सारे लोगों से सीखी? एक डेली सीखता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें लोगों से आपने क्या सीखा है? लोगों से। इंडिया में ना हम लोग एक चीज़ और भी गलत करते हैं, हम सॉरी प्लीज थैंक यू बहुत कंजूसी करते हैं। ये मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बोलता हूँ, हर बात के लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ, हर फ़ोन कॉल में मैं थैंक यू बोलता हूँ, सुनोगे तो, और प्लीज़ भी इतनी फ्रीक्वेंटली, तो शायद बहुत सारे फ्रिक्शन तो ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हम कई बार अपने फ्रिक्शन में ही लग जाते हैं, ईगो में ईगो में, ज़रूरत ही नहीं, दैट्स नॉट योर इम्पॉर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा एक एक समय जो है ना वो तुम्हारे थॉट प्रोसेस वगैरह पॉजिटिविटी में जाए, नेगेटिविटी में नहीं। सर ईगो को आप कैसे देखते हैं, मतलब ईगो को लेकर के आपकी क्या पर्सपेक्टिव है? मेरे को मुझे नहीं लगता कि मैं ईगो को ज़्यादा वो पैम्पर करता हूँ, और ईगो है मेरे में, पता नहीं, मेरी वाइफ अच्छी तरह से बता सकती है। अब मैं कैसे बोलूँ कि मुझे किसी और को प्रूव नहीं करना, मुझे अपने आप को प्रूव करना है ना, मुझे किसी को कुछ साबित करना है, या तुम्हारे बोलने से मुझे हर्ट होता है, मुझे हर्ट होने ही नहीं देता हूँ। ठीक है, तुमने बोलना था, तुमने बोल लिया, अब इधर टच करवाना है कि नहीं करवाना वो मेरे ऊपर है, और किस हद तक कैसे करवाना है वो मेरे ऊपर है, तेरे को जवाब दे के या अपने एक्शन के थ्रू। होता ना, जवाब तो आप दे सकते हो कि वो तो रुका नहीं, वो तो गिर गया था फिर खड़ा होकर चला गया, फिर दूसरा रास्ता लेके चला गया, शायद बोलते भी होंगे ना, उसने तो अपने रास्ता नया ढूंढ लिया, वो कहाँ चला गया, हो सकता है ना। और सर मैंने ये भी चीज़ देखी अभी, अभी के बच्चों में या फिर जेनजी में या फिर बोलो लेट 90s के लोगों में, कि मैं भी पहले ऐसा था कि जब मैं 19 ईयर्स का था या फिर 18 का था, तो मुझे लगता था कि यार मुझे सबको ना रॉन्ग प्रूव करना है, रॉन्ग प्रूव करना है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि रॉन्ग प्रूव करके अगर मैं कुछ चीज़ पा भी लूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, तो मेरी मोटिवेशन चली जाएगी, उसके बाद क्या? नहीं, तुमको किसी और से क्या लेना देना, हाँ इट्स वही। ऑल अबाउट यू 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 हाँ यू, दैट्स इट। वो तुम्हें क्या बोल रहे हैं तुम्हारे को कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या अचीव करना है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन कहाँ है। और मैंने ये चीज रियलाइज किया कि कोई भी ना, मतलब अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारे गलत मिलेंगे आपको, कि यार ये गलत किया, सही गलत किया। और अगर मैं जनरल पर्सपेक्टिव से देखूं तो उसने अपना बेस्ट एडवाइस किया या फिर बोला उसको छोड़ो। मुझे ऐसा लगता है कोई गलत या सही नहीं होता है, जब सब अपना बस रोल प्ले कर रहे हैं, और वो आपके पर्सपेक्टिव पे है कि वो उसने गलत बोला या सही। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गलत नहीं होता है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो लोग सोचते हैं कि या तो गलत होगा ये इंसान, या तो बेकार होगा, और मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड ऐसा नहीं, वर्ल्ड ग्रे है, ना ब्लैक है ना व्हाइट है, यहाँ पे अच्छी चीजें भी बुरी चीजें भी, वो आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही। सर मैंने देखा है, मैंने जितने भी आपके लाइव सेशन अटेंड किए, कल भी मैंने देखा था कि आप जो सेटअप है आपका, उसके पीछे बहुत सारी बुक्स हैं, और मेरे को भी इंटरेस्ट है, और बहुत सारे काफी लोग जो फाउंडर्स होंगे उनको तो इंटरेस्ट होता ही है बुक्स में। तो अभी जो बताना, मतलब जैसे एक बुक तो हमने दिखा दिया इनको, और कौन सी बुक है वेब3 में स्पेशली? एक तो बिटकॉइन स्टैंडर्ड है, अल्केमिस्ट है, और वेब3 में तो मैंने यही पढ़ा हुआ है, अल्केमिस्ट और बिटकॉइन स्टैंडर्ड,
और एक दो और है, मुझे नाम याद नहीं है। और आप बता रहे थे और कि मैं मैं ज्यादातर सेल्फ डेवलपमेंट के भी पढ़ता हूँ, मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ता हूँ, स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ता हूँ। और अभी एक बुक भी मैंने खरीदा है, यू कांट हर्ट मी, किसी ने रेफर किया। डेविड गोगिंस की। हाँ, तो एंड जो मैनेजमेंट रिलेटेड बुक्स हैं वो आप कौन कौन बहुत सी? है, मतलब याद भी। एक तो रीवर्क मैंने बहुत सुना है। रीवर्क है, हाँ, और रीवर्क है, और 4 आवर क्या है वो? 4 आवर वीक। वो है। ये सब पढ़ के खत्म कर चुका है, बहुत सारी है। तो सर जैसे कि इस वाले पॉडकास्ट में हमने बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन मुझे अच्छी लगी आपसे इतने सारे टॉपिक्स पे बात करने में। एंड मैं चाहूँगा कि आप बाद में कभी भी फ्यूचर में आपको लगे कि मैं फिर से मेरे पॉडकास्ट में आ सकता हूँ तो प्लीज़ ज़रूर आएँ, एंड और भी हम डीप लेवल की बातें करेंगे। हाँ, और ये रिलीज करने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि ना वापस बुलाना चाहिए तो फिर बुलाना, नहीं बुलाना चाहिए तो भी बुलाना। नहीं सर, बुलाएंगे, फिर भी बुलाएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर नहीं बुलाना चाहो तो भी बुलाना। अच्छा ठीक है। और थोड़ा अगली बार मस्ती भी करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। और फिलहाल हम यहीं पे करते हैं, कुछ और भी पॉडकास्ट हम लेके आएंगे इंटरेस्टिंग। और ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम प्रीतम्स पॉडकास्ट पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। और दो चीज़ों पे जो हम फोकस करते हैं कि एक तो कंटिन्यूस लर्निंग में, और योर लिसनिंग कैपेबिलिटीज शेप योर लर्निंग कैपेबिलिटीज, इस चीज़ को हम वैल्यू देना चाहते हैं, मतलब ये हमारा मोटो है। प्लीज इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, भले मेरे चैनल को मत करो, पर इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा कौन सा चैनल? नहीं, ये भी बहुत मेहनत कर रहा है, और अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो आप तरक्की पाओगे। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for coming on my podcast. Thank you, sir. Thank you.